स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन एविटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को साइंस का मिड टर्म क्लास 10 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर मैं आज सॉल्व करवाऊंगी। इवन मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कौन से क्वेश्चन की कौन सी डिमांड होगी। क्लास सैम्पल पेपर जो इस बार सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट सच बताऊँ तो आप लोग नोटिस करोगे कि फॉर्मेट वही सेम है। अगर पहला क्वेश्चन आया हुआ है मैच द फॉलोइंग से, तो आपको पहला क्वेश्चन पेपर में मैच द फॉलोइंग से ही मिलेगा। तो कहने का बेसिकली मतलब है बच्चों, कहने का बेसिकली यही मतलब है कि ये जो आप लोगों की जो सैम्पल पेपर्स है ना, वो आप लोगों को एक लेआउट प्रोवाइड करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा। तो आपको लेआउट से आइडिया लग जाएगा कि भैया हमें असर्शन कितने करने हैं, हमें फिलअप्स कितने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने करने हैं। तो इस सैम्पल पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये हमारा 2025-26 का सैम्पल पेपर है। चलो इसको करते हैं। इस सैम्पल पेपर में क्लास 9 आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। 9 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 आप लोगों के असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन होंगे। करते हैं स्टार्ट। और आप लोग अपने नोटबुक से कॉपी ले लो और साथ साथ करना शुरू करना। चलो चलो क्लास, हाँ जी क्लास करें क्वेश्चन। लेट्स सी क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। मुझे कौन कौन बताएगा कि पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है वो आया हुआ है बायो से। यस, आप लोगों के बायो से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बायो का कौन सा चैप्टर है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बायो का कौन सा क्वेश्चन है ये? आप लोग मुझे बताओ। बायो के बेसिकली मिड टर्म में 3 चैप्टर आ रहे थे। पहला आ रहा था हमारा लाइफ प्रोसेस, दूसरा आ रहा था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड आई गेस थर्ड हमारा आ रहा था मे बी आवर एनवायरनमेंट। ये 3 चैप्टर है ना, 3 केमिस्ट्री के एंड 3 बायो के एंड मे बी 2 फिजिक्स के, ऐसे ही कुछ रेशियो बना हुआ है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है आप लोगों के लाइफ प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो, विच प्रोसेस इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स क्या करता है, अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जब खाना बन जाता है तो वो बाहर ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, एज अ वेस्ट मटेरियल समझ के उसको बाहर फेंक देते हैं। वो उनके लिए वेस्ट मटेरियल है, बट हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। अब होगा क्या क्लास, जब उन्होंने वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक दिया तो हमने उस ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया। अब जो उनका खाना है वो प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स मतलब कि कौन सा प्लांट अपना खाना बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? एनी गेसेस क्या? अगर पढ़ा होगा तो भैया गेस करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम है हमारा ट्रांसलोकेशन। क्या नाम है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपने फूड को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। प्रोसेस का नाम है, ठीक है। कौन करता है इसका नाम नहीं पूछा गया, प्रोसेस का नाम पूछा गया है। कौन करेगा? तो जाइलम और फ्लोएम में से आप लोगों को आंसर पता होगा कि इन दोनों में से एक होता है जो करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अ पर्सन, अच्छा ये क्वेश्चन, अ पर्सन एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड विड्रॉ हिज हैंड इमीडिएटली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लास अगेन कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है? बायो से। बायो का कौन सा क्वेश्चन है ये? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहला जो है वो लाइफ प्रोसेस से एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पूछा गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ठीक है क्लास, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है। तो देख रहे हो, बायो का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ही बायो से उठ के, सॉरी सैम्पल पेपर का पहला दूसरा क्वेश्चन ही बायो से उठ के आया हुआ है। तो इट मीन्स आपको बायो अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को पता है जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो हम तुरंत अपना हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। इस एक्सीडेंटली प्रोसेस का नाम क्या होगा? पढ़ाया होगा, क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। आंसर इज रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम एक्सीडेंटली किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं और तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटाते हैं तो उसे हम किसका एग्जाम्पल बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, क्लियर? चलो आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। यस, ये भी बायो का क्वेश्चन आ गया, मतलब पहले तीनों क्वेश्चन बायो से उठ के आ रहे। कौन सा चैप्टर है? आवर इन्वायरमेंट। मतलब कि लगातार जो हमारे 3 क्वेश्चन है वो बायो से उठ के आ रहे। तो इट मीन्स हमें पता लग गया सैम्पल पेपर की वजह से कि पहले 3 क्वेश्चन बायो से ही उठकर आएंगे। तो इट मीन्स आपके बायो के एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लेना, अंदर से एक लाइन अंडरलाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को पता है कि आवर एनवायरनमेंट में फूड चेन होता है, ठीक है। हर एक फूड चेन से एनर्जी पास होती है। सबसे पहले फूड चेन में प्रोड्यूसर्स आते हैं, मतलब कि प्लांट्स। फिर सेकंड फूड चेन में हमारे कार्निवोरस आते हैं, फिर हार्बिवोरस आते हैं। एक सेकंड क्लास, हाँ सॉरी, पहले फूड चेन में प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। पहले जो फूड चेन होता है उसमें सबसे पहले कौन सा आता है? प्रोड्यूसर्स आता है। फिर फर्स्ट, फिर आते हैं हमारे हार्बिवोरस, फिर कार्निवोरस। तो ऐसे करते करते आता है सबसे लास्ट में। अब ये जो फूड चेन है ना, ये अपनी एनर्जी को लूज करता है। प्लांट्स अपनी एनर्जी को किसको देंगे? हार्बिवोरस, फिर कार्निवोरस। तो बोला गया है कि सबसे कम एनर्जी फूड चेन में किसको मिलती है? हमारे टेरिटरी कंज्यूमर्स को मिलती है। सबसे कम एनर्जी किसको मिलती है? टेरिटरी कंज्यूमर को। हर एक लेवल पे एनर्जी क्या होती रहती है? फूड चेन में कम होती रहती है, ठीक है। आंसर्स इसके नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर रही हूँ। नोट कर लो आंसर्स। चलो, आप लोगों ने आंसर्स तो नोट कर लिया ना? करें आगे? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास, कहाँ से? अगेन बायो का क्वेश्चन आ गया। अगेन बायो से एमसीक्यू पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब है बायो से ज़्यादा एमसीक्यू पूछने के चांसेस है। स्टोमेटल पोर्स ओपन व्हेन। अब क्लास एक चीज़ देखो, स्टोमेटल पोर्स कौन सा चैप्टर? लाइव प्रोसेस से तो है। लाइव प्रोसेस का वापस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है? लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो, इसमें से बोला गया है स्टोमेटल पोर्स कब ओपन होता है? हाँ, पहला, द गार्ड सेल स्वेल एज वाटर फ्लो इनटू द। जब गार्ड सेल के अंदर पानी फ्लो हो जाए तब स्टोमेटल पोर्स ओपन होता है। या जब गार्ड सेल क्या हो जाता है? पानी पड़ने श्रिंक हो जाता है, जैसे ही गार्ड सेल के बाहर पानी पड़ता है। गार्ड सेल स्वेल एज वाटर फ्लो आउटसाइड। गार्ड सेल तब स्वेल करता है जब वाटर का फ्लो कैसा होता है? बाहर की तरफ होता है। द गार्ड सेल श्रिंक एज वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड सेल तब श्रिंक होता है जब वाटर का फ्लो अंदर होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि गार्ड सेल ओपन कब होता है? तो इसका आंसर सिंपली यही है, जब गार्ड सेल ओपन तब होता है जब वाटर फ्लो इनटू देम, जब पानी गार्ड सेल के अंदर जाता है तब पोर्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। समझ में आया? तो 4 क्वेश्चन क्लास बायो से उठ के आए, मतलब बायो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट, ठीक है, गैसेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ह्यूमंस में कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? ये आया हुआ है केमिस्ट्री का चैप्टर 2। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? केमिस्ट्री का चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। हाँ जी, गैसेटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? देखो क्लास, गैसेटरी रिसेप्टर्स आप लोगों को पता है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी तो आपको पता है, ऐसे रिसेप्टर जिसको हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। गैसेटरी रिसेप्टर में आप उसको टेस्ट करके पता लगाओगे कि वो क्या है, कि वो हमारा एसिड है या फिर बेस है। तो मतलब कहने का मतलब ये है क्लास कि गैसेटरी रिसेप्टर इंसानों में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। और हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हम सूंघेंगे तो ढूंढो नेसल। ये देखो, नेसल कैविटी मतलब नोज, ठीक है। और गैसेटरी रिसेप्टर जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं वो क्या है? हमारा टंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गैसेटरी रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें आप टेस्ट करके बताते हो कि वो एसिड है या फिर बेस है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें आप सूंघ कर बताओगे। तो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से एक एमसीक्यू पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। मैं ऐसी खड़ी हूँ, मेरे बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा है, तो ये मैं ऐसे किस लिए खड़ी हूँ। मैंने आपको कितनी बार बताया, मैंने ऑफलाइन बैच में भी ऑनलाइन बैच में भी, कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन ही मेन फंक्शन करता है हमारी बॉडी का। अगर आपका ब्रेन नहीं रहेगा ना, ब्रेन का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाएगा तो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो देख लो, ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी को एक पोस्चर देता है, तो वो कौन है, कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरेबेलम। सेरेबेलम एक ब्रेन का वो पोर्शन है जो आपको बॉडी को एक अच्छा पोस्चर देता है, बैलेंस करता है आपकी बॉडी को। तो अगेन बायो का एमसीक्यू उठ के आ गया, कहाँ से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अब आप एक चीज समझो, कितने हो गए, 5 क्वेश्चन बायो से और 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, मतलब बायो से पूरी एमसीक्यू उठ कर आएगी, गारंटी है, देख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो उसको जल्दी से, मैं 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ, जस्ट नोट इट डाउन। हो गया, चलो आगे चलते। 7th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा कहाँ से उठ के आ गया, बायो से। 6th क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे, बायो से उठ के आया हुआ है। इसमें बताया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमारे पास टोटल 5 स्टेटमेंट है, एज यू कैन सी दैट इन 5 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इकोसिस्टम में सही बात है, बायोटिक भी पाए जाते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। सेकंड, गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। यस, गार्डन्स और जो खेत का जो क्रॉप फील्ड होता है वो इंसानों ने तो बनाया हुआ है, तो मेरे हिसाब ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक विंड, सॉइल एंड एटसेट्रा। अब क्लास समझो, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उसके फिजिकल फैक्टर क्या है, विंड और सॉइल नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स क्या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्या इंसानों ने बनाया हुआ है, नहीं, इंसानों ने नहीं बनाया हुआ, तो ये भी क्या है, गलत। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंटरैक्ट विद ईच अदर, सही है। एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स का अट्रैक्शन एक दूसरे से होता है कि नहीं होता है, होता ही है। तो कहने का मतलब कि ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है, 1st, 2nd और 5th स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब मतलब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का पूछा हुआ है, वो भी बायो से। चलो नेक्स्ट, अब आ रहा है हमारे पास असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन, जो 2 ही पूछे जाएंगे। तो 9 एमसीक्यूज थे, 9 में से 2 असर्शन रीजन के, 1 स्टेटमेंट के, और बचे हुए क्वेश्चन आपके विद ऑप्शन के साथ देंगे। पढ़े, आ जाओ। पहला असर्शन रीजन पढ़ते हैं। ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। Reason, ozone shield the surface of earth from ultraviolet radiation from the sun। बोला गया है कि ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का सबसे हायर लेवल जो होता है हमारा, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसका सबसे ऊपर का जो लेवल्स होता है ना, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। सही बात है, अगर ये लेयर होगा तो सन की यूवी रेस धरती पे नहीं पहुंच पाएगी, अगर वो धरती पर पहुंच गई तो क्लास हमें स्किन कैंसर हो सकता है। कह रहे कि जो ओजोन लेयर है ना, वो ना धीरे धीरे डिप्लेट, मतलब कि उसकी लेयर बहुत पतली होती जा रही है, और सन की रेस धरती पे अगर पहुंच गई ना तो हमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकता है। ऐसा क्या हो, क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि मैम ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो लेयर वो पतली थिन होती जा रही है। रीज़न, हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, एसी, फ्रिज, जो हमें ठंडा फील कराती है, उसमें गैस फिल करी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये जो गैस होता है, इसी गैस से वो लेयर क्या हो रही है, थिन हो रही है।
तो एसर्शन भी ठीक है और रीज़न बिल्कुल सही है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ जी, तो आप देख रहे हो एसर्शन रीजन भी बायो से पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन बायो, तो बायो के ही एमसीक्यूज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, एसर्शन ये है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। रीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। एसर्शन रीजन में बोला गया है कि एसर्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक को एनर्जी की ज़रूरत होती है, आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। सही बात है, एसर्शन बिल्कुल सही है कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती ताकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सके। तो एसर्शन वुड बी राइट। रीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यस, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइज है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नोट कर लो क्लास, फिर हम लोग आगे करेंगे। ओके, क्लास नोट डाउन कर लिया? तो देख रहे हो मैं आपको कंक्लूजन दूं, कंक्लूजन मैं आपको ये देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ बिल्कुल ब्लू कलर से ताकि आपको समझ में आ सके। 9 है एमसीक्यू, ठीक है। ओहो, एक सेकेंड, 9 है हमारे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। अब 9 एमसीक्यूज में से 2 तो एसर्शन रीजन के और दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ना वो बायो से उठ के आए हुए हैं। मतलब कि मोस्टली एमसीक्यूज बायो से उठकर आया हुआ है। स्टेटमेंट भी बायो का था, एसर्शन रीजन भी बायो का था। सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन दिखा केमिस्ट्री का, वो भी रिसेप्टर वाला। तो बायो आपका पूरा एमसीक्यूज में ही कवर होगा। मतलब कि नीचे के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को केमिस्ट्रीज के और फिजिक्स के भरे हुए मिलेंगे। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, इसीलिए सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती है ताकि बच्चों को आइडिया लग सके। अच्छा क्लास, मुझसे ना एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि चीज़ ये है कि समझो आप इस चीज़ को। मेरे पास मैं जब ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कुछ बच्चे मुझे इतने सीरियस लगते हैं अपने मिड टर्म्स के लिए, अपने यूटी टेस्ट के लिए कि मैम मुझे उसमें स्कोर करना है। लेकिन वही अदर हैंड दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, कि चलो छोड़ो ना, बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे, बोर्ड में हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज जो बच्चे इस तरीके से इन मिड टर्म्स को और इस यूटीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं ना, उन बच्चों का जो एवरेज परसेंटेज निकलती है वही 50 to 60% निकलती है या फिर उससे भी कम। और जो बच्चे पूरे साल हर एक यूटी को, हर एक मिड टर्म को, हर एक प्री बोर्ड्स को बहुत सीरियसली करते हैं, उन बच्चों का ही एवरेज 80+ जाता है, इवन 90, 80+ से 100% के बीच में आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर एक पेपर को सीरियसली लो, हर एक पेपर को। मिड टर्म और प्री बोर्ड जब आप लोगों के अभी चल रहे हैं तो आप इन सब पेपर को बहुत सीरियसली लो, ये आप लोगों की प्रिपरेशन है। क्लास आई नो मिड टर्म में और प्री बोर्ड में टीचर्स मार्क्स नहीं देते, इवन बच्चों को फेल भी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को पहले से डरा के रख दो, पहले से डरा दो ताकि वो अपने फाइनल बोर्ड में मेहनत करें। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है स्कूल वालों की जिससे वो आपको मेहनत की तरफ लेकर जा सके। आप हार्ड वर्किंग होंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। तो डरो मत, बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप लोग हर एक पेपर को सीरियस लो। इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तो मैं, जो मेरे क्लास टीचर्स हुआ करते थे, जो स्कूल टीचर्स थे, वो डेली मैथ्स का अलग पीरियड था, साइंस के अलग टेस्ट होते थे, हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेस्ट होते थे। सो मैं हर एक टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते थे। देन आई हैव स्कोर 100 out of 95 इन साइंस। ये बात सच है, कई बच्चों को झूठ लग रहा होगा बट नहीं, आई हैव स्कोर। रीज़न कि मैंने हर एक पेपर को सीरियसली लिया। मैंने एक चैप्टर को इतनी बार पढ़ लिया कि मुझे उनके सारे क्वेश्चंस मैं इजीली बना पाती हूँ। और वही बच्चे जो साल में सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ो, फाइनल में देखेंगे उनका स्कोर 50 to 60% ही होता है। कोई अच्छे स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी, ना आपको ह्यूमैनिटीज़ मिल पाएगा, ना आपको कॉमर्स मिल पाएगा ढंग का, ठीक है। मतलब ह्यूमैनिटीज़ देंगे भी ना विदाउट इको,
विदाउट पोल, ऐसे करते हैं स्कूल वाले आज के टाइम पे। तो क्या चाहते हो, अभी से पढ़ना शुरू करो। अगर जो बीत चुका है चला गया, लेकिन मिड टर्म को सीरियस लो, प्री बोर्ड 1 को, प्री बोर्ड 2 को, स्कूल के सारे टेस्ट को सीरियस लो। आई एम 100% श्योर, आई एम गारंटिंग टू यू कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सोचोगे मैम ने कुछ ज़्यादा ही प्रवचन दे दिया, कुछ बच्चों का थॉट ऑफ माइंड ऐसा ही होता है, बट क्या करें, वी आर टीचर, हमारा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना। ठीक है, कोई ना कोई बच्चा मोटिवेट तो हो ही जाएगा इस बात को सुनकर। चले आ जाओ, अब हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। एक बार रफली आइडिया देख लें कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो क्लास नोटिस करो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो भी बायो का उठ के आ गया, और ये भी बायो का उठ के क्वेश्चन आ गया है, इवन ये भी बायो का क्वेश्चन उठ के आ गया। भाई क्या है, बायो बायो हो रही है, बच्चों के तो मज़े आ जाएंगे बायो का, क्योंकि उनको वैसे भी केमिस्ट्री फिजिक्स में आफत पड़ती है कि नहीं मैम हमसे नहीं हो रहा, मैम हमें इक्वेशन याद नहीं हो रहा, मैम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे। बायो में बिल्कुल रट्टा मार के जाएंगे ये लोग, उनको ये लग रहा है। सही है, अच्छी बात है। ये भी हमारा शायद बायो का क्वेश्चन ही उठ के आ गया। वाओ, 6 नंबर और ये 3 नंबर, बताओ हमारे 9 नंबर तो बायो से उठ के आ गए। ऊपर एमसीक्यू कितने बायोस के थे। 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे क्लास। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बायो का है। क्या हो रहा है सीबीएसई को। चलो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, हाँ ये भी बायो का है। ऐसा तो नहीं है कि सारा बायो का एमसीक्यूज है। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट, अब समझ में आया। इस बार तो भाई पैटर्न चेंज है सीबीएसई का। आप लोगों के पिछले 10th में अगर आप लोगों को याद होगा, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का पूरा मिलकर पेपर बनता था। इस बार भाई स्कूल वालों ने क्या किया, 3 सेक्शन बना दिए हैं। सेक्शन ए में पूरा बायो का पूछेंगे, सेक्शन बी में सारा केमिस्ट्री का, और सेक्शन सी में आपको पूरा मिलेगा फिजिक्स का। अच्छी बात है, बच्चों को दिमाग में घूमता नहीं कि मैम ये कहाँ से उठ के आ गया, मैम ये क्या हुआ। अरे यार बहुत बढ़िया करा। तभी तो मैं सोच रही हूँ कि यार ये बायो के क्वेश्चन क्यों उठ के आए जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। इस बार सीबीएसई का नया पैटर्न लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हो कि सेक्शन ए, मतलब आपको एग्जाम में पहला सेक्शन बायो का उठ कर आएगा। ठीक है, तो बायो का एक केस स्टडीज देख लो, 5 नंबर की आई हुई है। तो 9 एमसीक्यूज थे, 5 के 1 केस स्टडी और 4 का 1 नंबर। तो सही, अच्छी बात है ना। सेक्शन बी से हमारा आ गया क्या, एमसीक्यू। वापस से कहाँ का, ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, एक सेकेंड, रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स, मैंने एक चीज शायद थोड़ी सी ध्यान नहीं दी, पता है क्या, कि ये जो रिसेप्टर वाला क्वेश्चन है ये तो केमिस्ट्री का तो नहीं पूछा गया भाई। ये तो रिसेप्टर वाला क्वेश्चन तो उसी का है, बायो का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सॉरी माय मिस्टेक, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, मुझे लगा कि इंडिकेटर है। नो नो, सो सॉरी, ये भी आप लोगों का बायो का ही क्वेश्चन है क्लास, बायो का ही है। कौन सा चैप्टर हमारा, लाइव, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। तो मतलब कि पहला सेक्शन पूरा बायो का मिलेगा, अच्छी बात है। बी और सी सेक्शन आगे भी देख लेते हैं एक बार। बी और जो सी सेक्शन है वो हमारा पूरा का पूरा, भाई डोंट माइंड, टीचर से भी गलती हो सकती है, इवन टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। चलो, तो हमारा बी सेक्शन पूरा केमिस्ट्री का है। और लेट्स सी सेक्शन में देखते हैं। सेक्शन सी हमारा आ गया, हमारा वन ऑफ द माय फेवरेट फिजिक्स। फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, 10th की तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। रीज़न ह्यूमन आइज है, लाइट है, ह्यूमन आई है, हमारी आंखें हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ है, तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में फिजिक्स को। चलो फिजिक्स है, फिजिक्स के क्वेश्चन सेम, लेट्स सी कहाँ तक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा एमसीक्यू सबके अलग अलग पार्ट कर दिए इन्होंने, तो अच्छी बात है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका एमसीक्यूज भी कर ही लेते हैं, क्या सोचते हो। एक काम करते हैं, इस पूरे सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ मैं। मुझे लगा था कि मैं इसको पूरे क्लास आज ख़त्म कर दूँगी, बट नहीं, मैं इनको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आज मैं सारा एमसीक्यूज करा देती हूँ, और पार्ट 2 में हम लोग सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2, 3, 4, 5 मार्क्स से कर लेंगे। डन ना। चलो आ जाओ आप लोग आज यहाँ पे आगे आ जाओ। सेक्शन बी में चलते, अब केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं केमिस्ट्री में एमसीक्यूज कितने पूछे गए हैं।
3 4 5 6 MCQs है इसमें तो। चलो ठीक है, 9 ऊपर थे, 6 यहाँ मिल गए 1 मार्क के। करे क्लास? चलो क्लास, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का MCQ। केमिस्ट्री का पहला MCQ इन्होंने ये बोला है कि एक स्टूडेंट ने लाइब्रेटरी यूज किया और यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड नोट दैट सोल्यूशन शो द pH वैल्यू ऑफ 3। क्लास, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारा? यूनिवर्सल इंडिकेटर पता है आप लोगों को? यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, हमारा लिटमस पेपर काइंड ऑफ। तो उसने देखा कि pH वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 7 तक pH वैल्यू अगर आती है तो वो क्या है, एसिड है। 7 हमारा हो गया न्यूट्रल और 7 के बाद वाले हो गए हमारे बेसिक। 1 बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 2 उससे कम, 3 उससे कम। तो बोला गया है कि pH वैल्यू 3 क्या है? pH वैल्यू 3 जो है वो हमारा न्यूट्रल तो नहीं है, स्ट्रांगली बेसिक भी नहीं है, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली बेसिक भी नहीं है। तो क्या है? स्ट्रांगली एक एसिडिक ही है। समझ में आया क्लास? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? 1 to 7 हमारा एसिड आ गया, 7 न्यूट्रल, 7 के बाद वाले क्या आ गए, बेसिक। अगर 14 बोलो, pH वैल्यू 14 है तो ये स्ट्रांगली क्या हो गया, बेसिक हो गया। अगर pH वैल्यू 8 है तो ये वीकली क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक से जैसे जैसे 1 2 3 4 तो 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 7 5 उससे कम, 7 के बाद 8 ये वीकली बेसिक है, 9 उससे स्ट्रांग, 10 उससे स्ट्रांग, 11 उससे स्ट्रांग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। एक बार किसी को डाउट तो नहीं है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में हीट किया, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं निकला। तो बताना है हमें कि वो क्या है, वो एक लीड ऑक्साइड है। वो जो फ्यूम है वो कौन सी गैस है, वो धुआं किससे बना हुआ है? लीड ऑक्साइड तो नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्योंकि भी आपने नाइट्रेट को क्या किया, हीट किया, तो कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इज इट क्लियर? मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इक्वेशन भी लिख देती हूँ। अगर आप लोग इक्वेशन याद है तो क्या होता है, लीड हमारा हो गया नाइट्रेट, हमने क्या किया है, इसको हीट किया है, हीट करते ही हमारा क्या निकला, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये निकला है। तो ये हमारा है लीड नाइट्रेट को हीट करने की इक्वेशन। याद रखना, हो सकता है कि ये दे दिया जाएगा और बताओ कि कौन सा क्या निकला। तो जो ब्राउन फ्यूम्स है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नोट कर लेना आप सारे बच्चे अच्छे से। हाँ जी, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। कुछ डाउट है तो बताना मुझे। ये कर रहे ना हम लोग? ओके, अब आ रहा हमारा 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में, अरे यार, बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड वन। बेसिक सॉल्ट कब बनाया जाता है? बेसिक सॉल्ट इनमें से कब फॉर्म होता है? हाँ जी, बेसिक सॉल्ट्स कब फॉर्म होता है? एनी गेसेस? हाँ, बेसिक सॉल्ट्स कब फॉर्म होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस नहीं, वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जब वीक एसिड को आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करोगे, फॉर्म करोगे, वीक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप फॉर्म करोगे तब क्या बनेगा, हमारा बेसिक सॉल्ट्स बनता है। इज इट क्लियर? चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं। ओके, हाँ जी, 3 रह गए हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं आगे। डाउट है यहां तक, पूछ लो। चलो क्लास, ये क्वेश्चन आया हुआ मेटल एंड नॉन मेटल का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट
ईदर विद कोल्ड एंड हॉट, ऐसा मेटल जो ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मेटल नॉन मेटल में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कौन सा, आयरन एंड द एल्यूमिनियम। ये दो ऐसे मेटल है जो ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ, ओनली रिएक्ट विद स्टीम। चलो नेक्स्ट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनता है, याद होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सिंपल सिंपल से भैया, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज काफी इजी दे रखे हैं पेपर में। तो assertion reason, a yellow precipitate is formed when solution of lead nitrate and potassium iodide are mixed। क्लास चैप्टर 1 का है ये एक्टिविटी। जब आप लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हो तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था, याद है ना। एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन बताओ, क्योंकि लीड आयोडाइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है पानी में, इसीलिए उसने येलो कलर का क्या बना दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया। तो एसर्शन बिल्कुल सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है, दोनों रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लास बायो के भी बहुत ईजी है, वो थे एमसीक्यूज, और केमिस्ट्री के भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो अब क्लास पार्ट ए में मैंने इतना ही कराया, आप लोग अच्छे से एमसीक्यूज को करो। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसके आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। फिजिक्स को मुझे टाइम लगेगा समझाने में भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होगा तो आई नीड टू एक्सप्लेन, तो मैं इसको पार्ट 2 में कवर अप कराऊंगी। अभी के लिए आ जाए पार्ट 1, और एक ना एनालाइज कर लो। जैसे मुझे एक एनालाइजेशन मिल गया है कि मुझे बायो से यहाँ से पढ़ के ये एमसीक्यूज आएंगे और केमिस्ट्री से यहाँ से पढ़कर, तो आपको एक रफली आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो आप लोग आज इसको देखो, अच्छे से पढ़ो, और देन उसके बाद एक एनालाइज करके अपना खुद का ब्रेन यूज़ करके अपनी नोट्स बनाओ, पढ़ना शुरू करो। कल मिलेंगे पार्ट 2 में, और ऐसे बने रहना, बिल्कुल भी लिंक मत तोड़ना। आप लोग अच्छा कर रहे हो, बस स्कोर अच्छा है। एंड लास्ट अगेन, हर एक पेपर को सीरियसली लेना है हमें। वंस अगेन, हर एक पेपर को हमें सीरियसली लेना है। वी नीड टू टेक एवरी पेपर इन सीरियस मैटर। ठीक है, हमें हर एक पेपर को सीरियस लेना पड़ेगा। देन हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, 80+ आएगा। कैसा आएगा, 80+ आएगा। चलो समझ में आ गया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना। बाय, सी यू, ध्यान रखना अपना। ओके बाय बच्चा।